लेकिन अब भी एक धारा कम पड़ रही थी। ये एक धारा कमला पार्क जो अभी भोपाल में है उसके पास की दो पहाड़ियों के बीच से विपरीत दिशा में बहती हुई एक नदी थी। उस जलधारा को रोक कर वहां बांध बनाकर और फिर वहां से इस धारा को मुख्य रिजर्वायर की तरफ मोड़ा गया। और इस जो डाइवर्शन है इसके कारण इस निर्मित नई जलधारा है उसको कलिया सौत कहा गया या कल्याण सौत कहा गया। तो अब हो जाते हैं आपके 365 और इन 365 धाराओं से बनता है एक बड़ी विशाल झील जो वर्तमान भोपाल ताल जो वर्तमान में भोपाल की बड़ी झील है उससे 40 गुना बड़ी झील है। इसीलिए ये कहा गया था कि तालों में भोपाल ताल बाकी सब तलैया। मैं पिछले कुछ दिनों पहले मांडू गया था तो वहां किसी ने मुझे होशंग शाह का मकबरा दिखाया और बताया वहां गाइड ने कि मकबरा तो होशंग शाह के नाम से है लेकिन इसके भीतर कब्र कोई नहीं है, ये सिर्फ मकबरा भरा है जिसे उसने अपने जिंदा रहते अपने लिए बनवा लिया था कि जब मैं मरूं तो इसी भव्य मकबरे के भीतर मेरे शरीर को दफन कर देना। तो होशंग शाह का मकबरा हमें दिखाया जाता है जब हम मांडू जाते हैं, लेकिन यह व्यक्ति जिसने राजा भोज का तालाब तुड़वा दिया यह भी बहुत कम लोगों के संज्ञान में है। एनसीईआरटी की पुस्तकों को पढ़ते चाटते मुझे अब तक केवल इतना ही पता था कि केवल भारत में मुगल ही महान है, बाकी किसी के बारे में तो विस्तार से 4 पंक्तियां लिखने में हमारे लाल इतिहासकारों की कलम सूख जाती। राम मंदिर के प्रकरण में हमने बहुत से इतिहासकारों की पोल खुलते हुए देखी है। राम मंदिर के प्रकरण में हमने बहुत बारीकी से देखा है कि भारतीय इतिहासकार किस तरीके से समाज के विखंडकों के साथ खड़े हैं और उन्हें भारतीय विरासतों से कितना लगाव है। तो ऐसे इतिहासकारों से कन्नी काटने का सही समय आ गया है। इतिहास को ऐसे इतिहासकारों की निगाह से देखने की बजाय पर्यटक की दृष्टि से ही देखिए, लेकिन देखिए जरूर। इतिहास को ऐसे इतिहासकारों की दृष्टि से देखने की बजाय सड़क पे जो 4 रुपए और 5 रुपए की जो पुस्तक मिलती है जिसमें उस क्षेत्र का इतिहास लिखा होता है, जो कोई स्थानीय लेखक लिखता है इधर उधर से इकट्ठा करके, उसको ही पढ़िए, उससे ही लीजिए। लेकिन ऐसे लोग जो हमारी सामाजिक दरारों को चौड़ा करने में लगे हैं और उनको सब नजर आता है, राजा भोज नजर नहीं आते, ऐसे लोग हमारे देश के इतिहासकार कहलाने के लायक ही नहीं है। सभी समुपस्थित विद्वज्जनों का मैं बहुत बहुत आभारी हूं कि राजा भोज की डगरी धार में आप सभी ने मुझे इस आयोजन के लिए आमंत्रित किया। मेरी पोस्टिंग रही है इंदिरा सागर के पास। बुरहानपुर मैं ऐसे ही घूमने के लिए गया था। वहां असीरगढ़ का किला, जहां यह मान्यता है कि अश्वत्थामा वहां पर आते हैं, घूम रहा था, भटक रहा था। मेरे साथी वहां इतिहास देख रहे थे, मेरे साथी वहां पर्यटन की दृष्टि से थे, लेकिन मुझे एक कथानक मिल गया। मुझे लगा कि अगर 5000 साल से अश्वत्थामा जीवित हैं तो वह साधारण व्यक्ति तो नहीं है। 5000 साल का इतिहास महान गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र के सामने अगर गुजरा है तो वो एक एक पल जो महाभारत के बाद से इतिहास को जोड़ता और वर्तमान तक लेकर के आता है वह उनके सामने से साक्षात गुजरा है। और अगर ऐसा व्यक्ति आज के दौर की व्याख्या करता है, वो महाभारत से लेकर आज तक को व्याख्यायित करने की कोशिश करता है, तो वह किस तरीके से करेगा। और इस एक प्रश्न ने, इस एक सोच ने मेरे भीतर यह पनपाया कि मैं भारतवर्ष के इतिहास को अश्वत्थामा की दृष्टि से देखने की कोशिश करूं। और मैं सच कहता हूं जैसे कि अश्वत्थामा पर काया प्रवेश कर गए, जैसे अश्वत्थामा का मेरे भीतर प्रवेश हो गया था। और उसके बाद जैसे जैसे मैं इतिहास की पुस्तकों में उतरने लगा, मुझे बेहद वितृष्णा हुई, मैं बहुत घायल महसूस करने लगा। मुझे लगा कि यह क्या है
जो हमारी पाठ्य पुस्तकों में है, जो हमारे विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जा रहा है, जो रेफरेंस हमारे छात्रों के हाथों में उपलब्ध है, वे सब कुछ हमारे भारतीय इतिहास की, हमारे अतीत की सही व्याख्या तो करते ही नहीं। हमारे लिए सब कुछ जो हमारा श्रेष्ठतम है वो या तो मिथक हो जाता है, या तो वो हमारे सामने इस तरीके से परोस दिया जाता है जैसे हुआ ही नहीं, या तो वो राजा भोज बना दिया जाता है जिसका जिक्र हमारी पाठ्य पुस्तकों में कहीं है ही नहीं। तब भी जबकि मैथिली शरण गुप्त जैसे महाविद्वान और कवि यहां तक लिख गए हैं कि विद्यानुरागी भोज भी कैसा सदाशय भूप था, विद्यानुरागी भूप भी। कितने राजा, कितने, आप वैश्विक इतिहास को उठाकर देख लीजिए, कितने राजा विद्यानुरागी रहे हैं, और इतिहास की पुस्तकों ने कब कब विद्यानुरागी राजाओं के विषय में हमको आपको बोध देने की कोशिश की है। विद्यानुरागी भोज भी कैसा सदाशय भूप था, विख्यात कवियों के लिए जो कल्प वृक्ष स्वरूप था, साहित्य के उद्यान में वह पुण्यकाल वसंत है, वे प्रसून खिले कि अब भी सुरभित दिगंत हैं। और मैं यहां पर आदरणीय मैथिली शरण गुप्त जी से असहमत हो जाता हूं कि अब भी ये तब सुरभित होंगे, तब भी ये अब भी वे तब जन जन तक उनके कार्य पहुंचेंगे, अब भी हम उनको तब गहराई से जान पाएंगे, अब भी यह देश उनके प्रति चेतना शून्य क्यों है। ये ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो इस कविता के अंत में केवल आशावादिता दे रहे हैं, लेकिन सच्चाई इससे पता नहीं क्यों पृथक है। हम राजा भोज को क्यों नहीं जानते? महान अकबर, महान शाहजहां जिसने हजारों ताजमहल बनाया, और महान, अरे राजा भोज, क्या राजा भोज केवल एक गौरवशाली योद्धा थे? क्या राजा भोज स्वयं अद्भुत भवनों के निर्माता नहीं थे? क्या वे 64 सिद्धियों की जो उन्हें प्राप्ति थी, इसके साथ ही साथ वे धर्म, ज्योतिष, आयुर्वेद, व्याकरण, वास्तुशिल्प, विज्ञान, कला, नाट्य शास्त्र, संगीत, योग शास्त्र, दर्शन, राजनीति शास्त्र आदि सभी विषयों के वे ऐसे ज्ञाता नहीं थे कि इन सभी विषयों को समाविष्ट कर उन्होंने 84 ग्रंथ लिखे? उनकी अधिकांश कृतियों के नाम तक से लोग नावाकिफ हैं, और जितनी कृतियों की चर्चा भी होती है, मैं आपको सच कहता हूं, मैं आपको दिल की बात कहता हूं कि जब मैं भारतीय इतिहास पर काम करने लगा और राजा भोज पर जैसे जैसे मैंने जानकारियों का संकलन इकट्ठा किया, उनको पढ़ना शुरू किया, उनके विषय में जानना शुरू किया, तब मुझे एहसास हुआ कि कितनी अनभिज्ञता हम उन लोगों के सामने भी है जो स्वयं को पढ़ा लिखा मान रहे हैं। कितनों ने सुना है सम्रांगण, सूत्रधार, सरस्वती कंठाभरण, सिद्धांत संग्रह, राजमार्तंड, योग सूत्र वृत्ति, विद्या विनोद, युक्ति कल्प तरु, चारु चर्चा, आदित्य प्रताप सिद्धांत, आयुर्वेद, सर्वस्व श्रृंगार प्रकाश, प्राकृत व्याकरण, कूर्म शतक, श्रृंगार मंजरी, भोज चंपू, कृत्यकल्प तरु, तत्व प्रकाश, शब्दानुशासन, नाम लेते जाइए। 84 किताबों के नाम लेते रहते तो शायद मुझे जितना समय संचालक महोदय ने दिया है उसका बहुत अधिकांश हिस्सा शायद मैं नाम लेते लेते जो है समाप्त कर दूं। जल संरक्षण की संरक्षण संवर्धन की अवधारणा के वे प्रवर्तकों में थे। मैं उस पर चर्चा करूंगा। मैं अपने संभाषण को भोजताल तक ले जाने से पहले अभियांत्रिकी पर कुछ छोटी छोटी बातों की चर्चा करना चाहता हूं, और मैं बहुत छोटे छोटे उदाहरण लेकर के आया हूं। ये छोटे छोटे उदाहरण इसलिए क्योंकि वे हमारी आंखों के सामने हैं लेकिन हमको दिखाई नहीं पड़ते। भोजपुर मंदिर के ठीक बगल में कुछ समतल चट्टानों पर इंजीनियरिंग ड्राइंग्स बनी हुई है। हम में से अधिकांश मंदिर दर्शन करके चले जाते हैं, लेकिन उन इंजीनियरिंग ड्राइंग्स पर बहुत कम लोगों की दृष्टि गई है। वे अभियंता जिनकी महारत है इंजीनियरिंग ड्राइंग्स बनाने की, जो बिल्डिंग्स बना रहे हैं, जो डैम्स बना रहे हैं, जो कुछ भी निर्मित कर रहे हैं, वो आज बड़ी बड़ी ड्राइंग शीट्स पर, माइलार शीट्स पर पेन लेकर, पेंसिल लेकर के पहले क्या बनाना चाहते हैं, क्या उनकी इमेजिनेशन है, क्या उनके दिमाग में है, उसको पहले रेखा चित्र उसका खींच लेते हैं। सारे माप अनुमाप पहले आप बना लेते हैं और तब आपकी वो निर्मिति सामने आती है।
हम इतिहास को कैसे पढ़ते हैं? क्या ताम्रपत्रों से ही? क्या दानपत्रों से ही? क्या हमें जो शिलालेख मिल रहे हैं उतने भर से? क्या उतने भर से ही हमारा इतिहास बोध पूरा हो जाता है? हमारे इतिहासकारों ने ऐसे इंजीनियरिंग ड्राइंग को इतिहास के बोध के लिए आवश्यक क्यों नहीं समझा? अगर उन्होंने इसको समझा होता तो राजाओं, महाराजाओं और बादशाहों के जो उन्होंने महानता के पैरामीटर सेट किए हैं, जो महानता के जो गुणगान और गाथाएं उन्होंने रची विरचित किया, हमारे छात्रों के सामने रखी हैं, उनमें सर्वोपरि राजा भोज हुआ करते। थोड़ी इंजीनियरिंग की ही तो बात कर लेते हैं। मैं बहुत मोटे मोटे उदाहरण लेकर के आया हूं, हो सकता है उनमें से कुछ उदाहरण आप सभी की निगाहों से गुजरे हों, और मैंने ये मोटे मोटे उदाहरण सिर्फ इसलिए चुने क्योंकि ये सरलता से ये बताते हैं कि हमारी इंजीनियरिंग की पुस्तकों में क्या मिसिंग है, हमारे अभियंताओं को क्या पता होना चाहिए। हमारे अभियंता फादर ऑफ साइंस, फादर ऑफ मैथ्स, फादर ऑफ अलाना, फादर ऑफ फलाना, पता नहीं कहां कहां के अंग्रेजों को, पता नहीं कहां कहां के विदेशियों को चुन करके रखे होते हैं हमारे सामने, लेकिन हम और आप ये जानते ही नहीं कि विज्ञान के कितने तत्व, विज्ञान की कितनी गहराई, विज्ञान के कितने गूढ़ विश्लेषण हमारी अपनी ही पुरातन पुस्तकों में हैं। और राजा भोज ऐसी पुस्तकों के न केवल लेखक प्रवर्तक रहे हैं। एक बड़ा महत्वपूर्ण सूक्त है, यह सम्रांगण सूत्रधार से लिया है। तिर्य गूधर्व मदः पृष्ठे पुरतः पार्श्व यूरोपी गमनम शरणम पात इति भेदाह क्रियोद्भवा। यहां कुछ छोटे छोटे इसके आप वर्गीकरण करें, टुकड़े करें, यह बताने की कोशिश है कि किसी मशीन की कार्य की उपादेयता के अनुरूप उसकी विभिन्न गतियां होती हैं। यहां अगर कोई इंजीनियर है तो वो उनको जो किताबों में डेफिनेशन पढ़ाई गई है किसी मशीन, उसके मोशन, उसके मूवमेंट्स की, तो उससे इसको टैली कर सकते हैं। तो इस परिभाषा में उन्होंने जो बताया है, तिर्यक, ऊर्ध्व, अधः, पृष्ठे, पुरतः, पार्श्वयोः, स्लैंटिंग, अपवर्ड, डाउनवर्ड, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, साइडवेज। आप ग्रंथों को पढ़ते चले जाएंगे और आप आधुनिक अभियांत्रिकी के सूत्रों को, आधुनिक अभियांत्रिकी की परिभाषाओं को वहां हूबहू पाएंगे। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हमारी इतिहास की पुस्तकों को ही केवल राजा भोज की तलाश क्यों हो? हमारी विज्ञान की पुस्तकों को भी राजा भोज की तलाश होनी चाहिए अथवा नहीं होनी चाहिए? मैं क्योंकि बांध की तरफ आ रहा हूं, लेकिन बांध पर आने से पहले मेजरमेंट एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, और मैंने मेजरमेंट और इंजीनियरिंग ड्राइंग का जिक्र शुरुआत में ही किया है। मैंने आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग में, आप में से अगर जितने लोगों ने मंदिर के बगल में जो उस इंजीनियरिंग ड्राइंग को देखा होगा, तो आप जान सकते हैं कि कितनी बारीकी से, कितने बारीक मेजरमेंट, कितनी स्पष्ट लकीरों के द्वारा उस पूरे के पूरे मंदिर की जो रेखाकृति है वहां पर उपस्थित है। लेकिन मेजरमेंट इतना भर नहीं है। मैं युक्तिकल्प तरु से यह उदाहरण लेकर के आया हूं, और यहां मैं केवल अनुवाद पर जाता हूं क्योंकि विषय बहुत लंबा हो जाएगा। नदी परिवर्तन के लिए किस तरीके की नौका हो, समुद्र परिवहन के लिए किस तरीके के जहाज निर्मित किए जाने चाहिए। राजा भोज लिखते हैं कि नदी परिवहन के लिए 24 फीट गुणा 6 फीट से लेकर 180 फीट गुणा 90 फीट तक की नौकाएं प्रयोग में लाई जाती हैं, जबकि समुद्र में उतरने वाले जहाज 264 फीट गुणा 33 फीट गुणा 26 फीट तक के बनाए जाएं, एवं इसकी विधि ग्रंथ में उपलब्ध है। राजा भोज कृत जो ग्रंथ है उसमें केवल मेजरमेंट की बात नहीं हो रही है। यहां पर छोटी नौकाएं कैसी बनाई जाए, बड़ी नौका कैसी बनाई जाए, समुद्र में उतरने वाले जहाज उन्नत किस प्रकार के हों, और अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग प्रकार की नौकाएं कैसे हों। जैसे मध्य मंदिर नौका का उल्लेख मिलता है जो विशेष रूप से जल क्रीड़ा करने के लिए हुआ करती थी। सर्व मंदिर जलपोत का उल्लेख मिलता है जो केवल राजमहिषियों के परिवहन के लिए नहीं था, बल्कि हाथी जैसे भारी
जो पशु हैं उनको भी इधर से उधर ले जाने के लिए इस प्रकार की नौकाओं का उपयोग किया जाता था। अग्राधिपोत, ये नौसैनिक अभियानों के लिए इसका उपयोग किया जाता था। बहुत सी, जैसे सिंह, सर्प, गज, इस तरह के मुखाकृति वाले अलग अलग नाव और जहाज बनाए जाते थे। यहां तक कि अलग अलग कार्यों के लिए रंगों से उन नावों की या उन जहाजों की पहचान सुनिश्चित कर दी जाती थी, जिससे कि ये किस कार्य के लिए हैं, किस पर्पस के लिए हैं, किस देश जा रहे हैं, कौन सा सामान उसके अंदर लदा हुआ है, किस किस्म का व्यापार उस नाव के या उस जहाज के माध्यम से किया जाने वाला है, यह सब कुछ रंगों से, उस जहाज को किस आकार में बनाया गया है उससे स्पष्ट हो जाया करता था। यह विषय थोड़ा सा अलग है, लेकिन मैंने केवल अनुमापन को स्पष्ट करने के लिए इसको लिया है। इससे थोड़ा विषयांतर अवश्य हो जाता है, लेकिन राजा भोज की जो विविधता है उसको हम अलग अलग दृष्टिकोणों से देख पाते हैं। और यहां इस विषय को लेने से के पीछे मेरा दो उद्देश्य और भी था। पहला, डिजास्टर मैनेजमेंट, क्योंकि मैं बांध पर बात करने जा रहा हूं, मेरा मूल विषय बांध है, लेकिन बांध के साथ डिजास्टर मैनेजमेंट एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो जाता है। और मैं आश्चर्यचकित हूं जब राजा भोज अपनी इसी कृति में लिखते हैं कि जहाज में डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए कैसी व्यवस्था होनी चाहिए। वहां सहायक नौकाएं होनी चाहिए, रस्सियों और पाल की अतिरिक्त व्यवस्था होनी चाहिए। हम किसी पुस्तक में, किसी कृति में केवल किसी निर्मिति के बारे में जानते हैं, लेकिन उसके साथ जुड़ी परिघटनाओं के बारे में, अगर कोई दुर्घटना हो गई तो उसको हम किस तरीके से बचेंगे, उसका हम कैसे सामना करेंगे, उस पर इतना बारीक विश्लेषण हमने कब, कहां, किन कृतियों में दिखा है, या हमारी प्राचीन कृतियों में इतना बारीक विश्लेषण कब, कहां आपने देखा है। इसको सोचें और फिर सोचें कि राजा भोज हमारी इतिहास और विज्ञान की पुस्तकों में क्यों नहीं है। अब एक उदाहरण और मैं दे रहा हूं। कृति में उल्लेख है कि जहाजों के निर्माण में लोहे का प्रयोग न किया जाए, चूंकि समुद्री चट्टानों में चुंबकीय शक्ति हो सकती है। ये उस दौर में राजा भोज आपको स्पष्टतः बता रहे हैं। इतना वैज्ञानिक दृष्टिकोण, इतना बड़ा वैज्ञानिक हमारे बीच में है। और धार नगरी में तो हम राजा भोज को जानते हैं, लेकिन धार नगरी से बाहर जैसे जैसे हम दिल्ली की परिधि तक पहुंचते जाते हैं, राजा भोज गुमनाम होते जाते हैं। यह हम सभी के लिए शर्मिंदगी की बात है। अब थोड़ी जल विद्युत की बात कर लेते हैं। हाइड्रो पावर का कॉन्सेप्ट नए दौर का कॉन्सेप्ट है। पानी से बिजली बनाने की बात हमारी प्राचीन पुस्तकों में कब और कहां है। हालांकि जब मैं बांधों की तलाश कर रहा था इतिहास की पुस्तकों में, तो मुझे करिकाल चोल का दौर याद आता है, या सुदर्शन तालाब का जिसका निर्माण मौर्य काल में हुआ था, और जो शक शासक रुद्रदामन है उनके काल में एक बड़ा अतिवृष्टि हुई और वो टूट गया। और उसके बाद फिर गुप्त काल में एक बार अतिवृष्टि में वो बांध, क्योंकि मानव निर्मित बांध था, टूटा, और उसके बाद पुनः उसका निर्माण गुप्त काल में हुआ। इन दो के अतिरिक्त आज हम भोपाल के तालाब की बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जब इस तालाब के निर्माण के पीछे राजा भोज की क्या मंशा रही होगी, उस पर मैं बारीक विश्लेषण करने की कोशिश कर रहा था, तो मुझे सम्रांगण सूत्रधार में एक 31वें अध्याय में यह श्लोक है, धारा च धल भारश्च पयसो भ्रमणम तथा यथोच्छायो यथाधिक्या यथा निरंध्रापिचा एवमादीनि भुजस्य जल जानी प्रचक्षते। अर्थात हाइड्रो पावर कैसे बनाया जाता है, इसका कोई भी कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में है तो मैं जो अर्थ बताने जा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनिए। अर्थात बहती हुई जलधारा का भार तथा वेग शक्ति उत्पादन हेतु विशेष यंत्र में प्रयोग किया जाता है। जलधारा यंत्र को घुमाती है तथा जलधारा अधिक ऊंचाई से गिरे तो उसका बहुत प्रभाव होता है, एवं यंत्र एवं उसके भार व वेग के अनुपात में यह घूमता है, इससे शक्ति उत्पन्न होती है।
विद्युत उत्पादन करने की ये एक बहुत खूबसूरत, सरल, स्पष्ट परिभाषा है। हाइड्रो पावर कैसे जनरेट होता है, बिजली कैसे उत्पन्न होती है, इसके लिए हम दुनिया भर की किताबों में सिर मारते आए हैं, लेकिन हमारे बगल में ही हमारे ही एक महान सर्जक राजा भोज की कृति उपलब्ध है, लेकिन हम में से अधिकांश की दृष्टि यहां तक गई ही नहीं। यही ग्रंथ हमको बताता है कि किस तरीके से जल का संरक्षण किया जा सकता है, उसको विविध उपयोगों में लिया जा सकता है। तो मुझे हाइड्रो इंजीनियर्स अगर कोई यहां पर है तो बता सकते हैं कि इनमें से गलत क्या है। और हमारी प्राचीन परंपरा में भी हम लोगों ने घराटों का उपयोग किया है, घराटों में इसी जल शक्ति का तो उपयोग होता रहा है। पहाड़ों में अब भी कुछ घराट जीवित हैं, जहां पहाड़ी नाले को डाइवर्ट करके उसको जो है मशीन में, या आज हाइड्रो पावर में टरबाइंस का प्रयोग होता है, वहां घराटों में उसको घुमा करके और उससे शक्ति उत्पन्न करके आटा पीसने का और बहुत सारे विविध कार्य लिए जाते हैं। तो हम इस श्लोक को देखें तो हम ये पाते हैं कि हमको पता था कि पानी से शक्ति कैसे उत्पन्न की जा सकती है और उस शक्ति का सकारात्मक उपयोग किस तरीके से किया जा सकता है। आप एक ऐसे प्रशासक, एक राजा की कल्पना कीजिए जो तलवार को तो महत्व देता ही था, क्योंकि राजा भोज की वीरता के अनंत किस्से हैं जिस पर इतिहासकार विस्तार से बात कर सकते हैं, लेकिन उसी राजा की वैज्ञानिक दृष्टि पर अगर आप देखें और उसको बारीकी से विश्लेषित करें तो हम सब चमत्कृत रह जाते हैं कि कितना महान व्यक्तित्व रहा होगा, कितना सोचपूर्ण, कितनी दूरदृष्टि कि छोटी छोटी सी चीजें जो आज विज्ञान में विशेषज्ञताएं बन गई हैं, उस पर कितनी सरलता, सहजता से बात हुई है, वो भी हमारे ही देश में। राजा भोज, उन्होंने बड़े बड़े शिलालेख नहीं खुदवाए। हमारे देश में बड़े बड़े शिलालेख खुदवाने वाले महान प्रशासकों की श्रेणी में आते हैं। क्षमा कीजिएगा, एक सेकंड। राजा भोज ने बड़े बड़े शिलालेख नहीं खुदवाए। जिन राजाओं के बड़े बड़े शिलालेख लिखे हैं, जिनमें उन्होंने इस चीज का वर्णन किया है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो लड़ाइयां लड़ी, मैंने वहां पर दान दिया, मैंने वो मंदिर बनवाए, हमने उन्हीं आधारों पर, उन्हीं लिखे हुए को साक्ष्य मानकर उन राजाओं की प्रशस्तियों को सत्य माना है और उनको महान कह करके परिभाषित किया है। लेकिन उसके उलट राजा भोज की आपको बड़े बड़े शिलालेख कहीं देखने को नहीं मिलते। उनकी स्वयं की महानता के आख्यान आपको कहीं नहीं नजर आएंगे, लेकिन वे स्वयं विश्वकर्मा बनकर जो कुछ रचते रहे, उसका सबसे बड़ा साक्ष्य हमारे सामने भोपाल तालाब है, जो कि केवल एक हिस्सा हमारे सामने बचा रह गया है। लेकिन क्या भोपाल का तालाब वही था, उतना ही बड़ा था, उसकी वही आकृति थी जो आज हमारे आंखों के सामने है? आज भी भोपाल तालाब कोई छोटी मोटी एंटिटी नहीं है। भोपाल तालाब को देखकर दंग रह जाते हैं कि इतना बड़ा तालाब उस दौर में, इतनी बड़ी झील, मानव निर्मित झील उस दौर में किस तरीके से किसी व्यक्ति ने बनाई होगी। लेकिन आप कल्पना करें कि उससे 40 गुना बड़ी झील हुआ करती थी। जो भोपाल तालाब आज उपस्थित है, उससे 40 गुना बड़ी झील उपस्थित हुआ करती थी। क्या हम और आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं? मूल रूप से बेतवा नदी को बांधकर यह झील बनवाई गई थी। बेतवा नदी, जिसका पुराना नाम वेत्रवती भी है, जो हमारे मध्य भारत और उत्तर प्रदेश से होती हुई बहती है। रायसेन के कुम्हारा गांव से निकलकर उत्तर पूर्वी दिशा में भोपाल, विदिशा, ललितपुर, झांसी, यह सब होते हुए यह नदी आगे बढ़ती है। और इस नदी को रोककर एक विशाल तालाब बनाना, सबसे पहली बात तो इसकी संकल्पना ही बहुत बड़ी बात थी। तो क्या कारण रहे होंगे? मेरे सामने दो कारण आते हैं और मैं दोनों कारणों का विश्लेषण आपके सामने रख देता हूं। पहला है लोकमत और दूसरा इसके निर्माण के पीछे क्या विज्ञान हो सकता है। मैं दोनों बातें आपको बारी बारी से बताने की कोशिश करता हूं। पहला यह जो जनमान्यता है कि राजा भोज को चर्म रोग हो गया था,
एक संत ने उनको सलाह दी कि वे 365 जल स्रोतों को एक स्थान पर एकत्रित कर एक विशाल तालाब बनवाएं, उस पर स्नान करें, इससे उनका रोग दूर हो जाएगा। साधु की बात मानकर राजा ने अपने राज्य के अभियंताओं को ऐसे स्थान की खोज करने का निर्देश दिया। ऐसा स्थान बेतवा नदी घाटी में ढूंढ भी लिया गया, जहां 365 जलधाराओं को संकलित कर एक विशाल तालाब बनाया गया। और यह तो लोकमत की बात हुई, लेकिन हम क्या इस निर्माण के पीछे कोई विज्ञान खोज पाते हैं? क्योंकि मैंने ज्यादातर देखा है कि जब भी कोई निर्मित हमारे प्राचीन शासकों को करनी होती थी तो वो उसके पीछे धर्म को अवश्य जोड़ते थे, क्योंकि ऐसा करने से लोगों की उस निर्मित के प्रति ऐसी आस्था हो जाया करती थी कि वे उसके साथ अपना जुड़ाव भी महसूस करते थे। राजा अगर यह बताए कि मैं तुम्हारे कल्याण के लिए यह सब कुछ निर्माण कर रहा हूं, तो उसके पीछे विस्थापन की भी एक बहुत बड़ी कहानी हो जाती है, क्योंकि इतने बड़े क्षेत्र में बहुत सारे लोग वहां पहले भी निवास कर रहे होंगे, इतना बड़ा क्षेत्र, वहां खेती पहले भी हो रही होगी। राजा उनको यह बताए कि नेमाड़ और मालवा के परिक्षेत्र में कितनी गर्मी पड़ती है, और मैं अगर एक बड़ा तालाब बना दूंगा, मैं एक बड़ा रिजर्वायर बना दूंगा, एक बड़ी झील बना दूंगा, तो हो सकता है कि वहां माइक्रो क्लाइमेटिक चेंज हो जाए, हो सकता है कि मैं वहां उन क्षेत्रों में जहां पानी की आवश्यकता है बेहतर सिंचन व्यवस्था कर सकूं। राजा अगर यह बताने की कोशिश करे तो बहुत से तर्कशास्त्री राजा को खारिज कर सकते हैं, लेकिन तब जब हम धर्म, अपने निर्णय और आस्था, इन सब का एक समुचित समागम करते हैं, तो जनता और निर्णयकर्ता वो सब एक साथ आ जाते हैं, एक दिशा में बात करते हैं। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात, कैसे बना, क्या बना, वो तो है, लेकिन यहां मैंने स्वयं घूम घूम कर जितने भी रेमिनेंट्स है इस डैम के उसको देखा, तो मैंने पाया कि कितनी आइडियल साइट सेलेक्ट की थी। यहां बेसाल्टिक टेरेन है, डेक्कन ट्रैप का एरिया है, लेकिन बेसाल्टिक टेरेन में भी नॉन वेसिकुलर बेसाल्ट्स है। जो बेसाल्ट है वो नॉन पोरस है, हार्ड है, पानी के जमीन के भीतर चू जाने का खतरा बहुत कम है। वो एक बहुत बड़ा रिजर्वायर बनाने के लिए बहुत आइडियल साइट है, पहली और बहुत महत्वपूर्ण चीज। दूसरा, वहां जितने प्रकार के बांध हम लोग सोच सकते हैं, चाहे वो ग्रेविटी हो, चाहे वो अर्दन हो, चाहे वो रॉकफिल हो, वो 365 जलधाराओं के एकत्रीकरण में आपको हर प्रकार के बांध जो आज आपकी इंजीनियरिंग की पुस्तकें आपको पढ़ाती हैं, वो उस दौर में निर्मित किए गए हैं। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि प्राथमिक निर्माण तो बेतवा नदी और उसके आसपास ही किया जाना था, और इस प्राथमिक बांध की, ये इकलौता बांध नहीं है, मैं प्राथमिक बांध की बात कर रहा हूं। इसकी ऊंचाई 40 फीट थी, मोटाई 100 फुट थी, और संपूर्ण रचना को पत्थरों से इस प्रकार से बनाया गया था ताकि स्तरीकरण था उसमें। नदी, जब आप कोई रिजर्वायर बनाते हैं और पानी जब उस पर जोर मारता है, तो सबसे पहले और सबसे अधिक उसकी जो ताकत लगती है वो निचले तल पर लगती है। तो बांध को बनाने में जो स्तरीकरण है, वो आपको इन बांधों में जो अभी भी रेमिनेंट्स हैं, वहां आपको वो स्तरीकरण बहुत आसानी से देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन बेतवा का पानी इस पूरे रिजर्वायर को, जो उन्होंने साइट सेलेक्ट की थी, उसको भरने के लिए पर्याप्त नहीं था। तो भोजपुर के पास एक और नदी, जो बेतवा नदी लगभग 32 किलोमीटर दूर पश्चिम में बह रही थी, उसकी धारा को मोड़ करके जो है रिजर्वायर एरिया की तरफ ले जाया गया। इसके अलावा और भी बहुत सी सरिताओं का मुख इस प्राइमरी रिजर्वायर की तरफ मोड़ा गया। अब मैं यहां इंटर बेसिन प्रोजेक्ट्स की बात करने जा रहा हूं। भारत में आजादी के बाद बहुत सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बने, भारत में आजादी के बाद बहुत सारे डैम्स बने, भारत ही नहीं दुनिया में बहुत सारे डैम्स बने, लेकिन इंटर बेसिन प्रोजेक्ट्स की संकल्पना करना या उसके निर्माण की कोशिश करना बहुत कठिन काम रहा है। एक नदी का पानी उठाकर के दूसरी नदी की तरफ लेकर के जाना कोई सरल काम नहीं है, क्योंकि नदी खुद अपना रास्ता सबसे सरल, सबसे सुगम और सबसे सही ढूंढती है। उस रास्ते के अतिरिक्त कहीं से भी नदी को किसी और दिशा में अगर आपको लेकर के जाना हो, तो आपको बहुत कठिनाई होने जाने वाली है।
कहीं आपको टनल बनाना होगा, कहीं आपको कैनाल्स बनाने होंगे, आपको क्या कुछ नहीं करना होगा, तब आप एक बेसिन का पानी दूसरी बेसिन की तरफ ले जा सकते हैं। यहां आप नर्मदा का पानी क्षिप्रा में ले जा रहे हैं तो पाइपों में पंप करके लेकर के जा रहे हैं, और वहां पर राजा ऐसी परियोजनाओं की संकल्पना कर रहा है जहां प्रधान नदी तो है ही, लेकिन साथ में और 9 बड़ी नदियों का पानी भी जोड़ रहा है, उसके साथ उसकी सहायक सरिताओं का नदी का पानी भी जोड़ रहा है। उसको 365 धाराओं को एक जगह लेकर के आना है। इतना बड़ा, इतना विशाल, इतना अद्भुत, इतना अलौकिक और इतना सोच से परे कंस्ट्रक्शन मेरी निगाह में किसी इंजीनियर ने कभी हमारे देश के बाहर, देश के भीतर पहले कभी किया हो या सोचा भी हो तो इसके विषय में आप मुझे बता सकते हैं। आज हम भोज वेटलैंड के नाम पर पूरी दुनिया में ख्याति अर्जित कर रहे हैं, लेकिन इसी वेटलैंड के आगे लगा हुआ भोज शब्द हमारे लिए तो क्या पूरी दुनिया के लिए अनजान है। कितने शर्म की बात है। तो 359 जलधाराएं तो मिल गई, लेकिन बात 365 की हुई थी। 359 जलधाराओं से बात पूरी होने वाली थी नहीं, तो 365 जलधाराओं को करने के लिए राजा का एक मंत्री था जिसका नाम था कालिया या कल्याण सिंह। उसका जो प्रचलित नाम था कालिया, उसको जिम्मेदारी दी गई। उसने 5 जलधाराएं यहां वहां से नहरें बनाकर इधर उधर से मोड़ करके किसी तरीके से वहां पहुंचा दी, लेकिन अब भी एक धारा कम पड़ रही थी। यह एक धारा कमला पार्क जो अभी भोपाल में है, उसके पास की 2 पहाड़ियों के बीच से विपरीत दिशा में बहती हुई एक नदी थी। उस जलधारा को रोककर वहां बांध बनाकर और फिर वहां से इस धारा को मुख्य रिजर्वायर की तरफ मोड़ा गया। और इस जो डायवर्शन है, इसके कारण इस इस निर्मित नई जलधारा है उसको कलिया सौत कहा गया या कल्याण सौत कहा गया। तो अब हो जाते हैं आपके 365, और इन 365 धाराओं से बनता है एक बड़ी विशाल झील जो वर्तमान भोपाल ताल, जो वर्तमान में भोपाल की बड़ी झील है, उससे 40 गुना बड़ी झील। इसीलिए यह कहा गया था कि तालों में भोपाल ताल, बाकी सब तलैया। जब ये झील बनी थी, तो जो भोजपुर शिवालय है वहां से लेकर जो वर्तमान भोपाल शहर है वो भी उसके अंदर समाहित था, और वहां से ये आगे बढ़ती हुई वो ओम आकार का पर्वत पहाड़ियां जो है वो लगभग ओम का आकार बनाती हैं, और वो सब कुछ समाविष्ट करता हुआ ये पूरा का पूरा जो झील है वो अपने आप में कितना अद्भुत, कितना अलौकिक रहा होगा, आप सोच कर देखिए। अब मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूं। हम नालंदा बनाते हैं तो उसको कोई बख्तियार खिलजी तोड़ देता है। हमारे यहां 3 बड़ी लाइब्रेरियां जो नालंदा के भीतर थीं, उस पर आग लगा देता है। 3 महीने तक एक आतताई की सेना का खाना उसमें पकता है। जब हमारी सारी कृतियां जल जाती हैं, जब हमारी धरोहरें नष्ट हो जाती हैं, तब आज के दौर में कुछ लोग खड़े होकर पूछते हैं कि हमारे बाप दादाओं ने तो ताजमहल बनवाया था, तुमने क्या बनवाया? इस पीड़ा से पार पाना है तो हमारे बाप दादाओं ने क्या बनवाया, कैसे बनवाया, उसके बनाने की निर्माण प्रक्रिया क्या थी, उनकी सोच कितनी विराट थी, वो क्या क्या कुछ कर गए, इसके बारे में हम सभी को बहुत सजग होना चाहिए। आखिर क्यों होशंग शाह ने इस बांध को तोड़वा दिया? हम सब जानते हैं कि मालवा निमाड़ में कितनी गर्मी पड़ती है। आप सब इसी क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं। आप सब जानते हैं कि मानसून के बाद इस क्षेत्र में पानी की क्या किल्लत होती है, हमारे किसानों को क्या क्या समस्याएं भुगतनी पड़ती है। किसान एक फसल कई बार मुश्किल से ले पाते हैं, और हमारी सिंचन व्यवस्था यदि बेहतर हो तो यह उर्वरा मिट्टी आपको 2 फसल 3 फसल भी बहुत आसानी से दे सकती है। जहां सिंचन सुविधाएं बेहतर हैं, वहां यही मिट्टी आपको उतनी उर्वरता, उतनी फसल और उतनी आपको समृद्धि दे भी रही है। ऐसे में सोचकर देखिए कि इतनी विशाल झील क्यों होशंग शाह ने तोड़वा दी होगी। बहुत सी कहानी है कि बेटा डूब गया तो ये हुआ तो वो। एक राजा,
एक बादशाह के लिए क्या उसके लोग, उनके लोगों के एस्पिरेशंस, उनके लोगों की खुशी, उनके लोगों की समृद्धि, उनके लोगों की सुविधा से बेहतर निजी चीजें हो सकती थी? अथवा होशंग शाह को राजा भोज के नाम से भय था? यह झील, यह पूरा क्षेत्र राजा भोज के नाम से लगातार जाना जाता रहा और आज भी जाना जाता है, क्योंकि उनके कार्य ही इतने महान थे। और जब तक वह झील अपनी विशालता के साथ एक क्षेत्र में समुपस्थित रहती, राजा भोज यूं भी अमिट हैं और वैसे भी अमिट रहते। तो क्या इसी द्वेष ने, इसी चिढ़ ने इस झील को मटियामेट कर देने के लिए होशंग शाह को बाध्य किया था? अभियांत्रिकी का इतना उत्कृष्ट नमूना तोड़ने के लिए वह इतना बेचैन क्यों हो गया था? आज मैं पिछले कुछ दिनों पहले मांडू गया था, तो वहां किसी ने मुझे होशंग शाह का मकबरा दिखाया और बताया वहां गाइड ने कि मकबरा तो होशंग शाह के नाम से है, लेकिन इसके भीतर कब्र कोई नहीं है, यह सिर्फ मकबरा भर है जिसे उसने अपने जिंदा रहते अपने लिए बनवा लिया था कि जब मैं मरूं तो इसी भव्य मकबरे के भीतर मेरे शरीर को दफन कर देना। तो होशंग शाह का मकबरा हमें दिखाया जाता है जब हम मांडू जाते हैं, लेकिन यह व्यक्ति जिसने राजा भोज का तालाब तुड़वा दिया, यह भी बहुत कम लोगों के संज्ञान में है। यह भी बख्तियार खिलजी का दूसरा वर्षन ही था जिसने इतनी महान निर्मिति को तोड़ा। वह महान निर्मिति जिसका जल 3 वर्ष तक तो रिश्ता रहा और दलदली भूमि को पूरी तरीके से सूख कर किसी कार्य योग्य बनने में 30 साल और लगे। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा जल भरण था, कितनी विशिष्ट निर्मिति थी राजा भोज का तालाब। लेकिन जब वो तुड़वा रहा था, चूंकि यह इंटर बेसिन प्रोजेक्ट था, चूंकि बांध केवल एक जगह नहीं बनाया गया था बल्कि कई स्थानों पर सहायक बांध भी बने थे, तो एक अर्दन डैम जो कमला पार्क के पास अभी भी देखा जा सकता है, बच गया। और इसके बच जाने के कारण ही बड़ा तालाब आज भी है, आज भी अस्तित्व में है और उन लोगों को मोह चिढ़ाने के लिए काफी है जो यह मानते हैं कि हमारे पूर्वजों ने हमें कुछ नहीं दिया। हमारे पूर्वजों ने वह तालाब दिया जिसका अधिकांश टूट फूट जाने के बाद भी 31 किलोमीटर तक अब भी विस्तारित है और भोपाल की 40% जनसंख्या की प्यास वही तालाब आज भी बुझा रहा है। अपने संपूर्ण विस्तार में होता तो न जाने कितने बड़े क्षेत्र की क्षुधा बुझा रहा होता और कितने बड़े क्षेत्र में वह सिंचन का एकमात्र कारक बना होता। तो मित्रों, कुछ बिंदुओं पर हम विचार करते हैं और यह विचार बहुत आवश्यक है। आज कोलांस नदी भोपाल तालाब की जीवन धारा है। यह एकमात्र नदी है जो बड़े तालाब को जीवित रखती है और इसका पूरा का पूरा कैचमेंट का पानी इस समय बड़े तालाब में जाकर के मिलता है और इस एक तालाब से भोपाल शहर अपनी प्यास बुझा रहा है। अब सोचिए कि 9 बड़ी नदियां बेतवा, कलियासौत, केरवा, बंसी, घेरवा, जामनी, गोदर, सेगुन और बांगवा, इन सब बड़ी नदियां, इनके कैचमेंट, उनके सब कैचमेंट, सब का पानी एक जगह एक दौर में एकत्रित हुआ करता था। विचार कीजिए कि क्यों इस निर्मिति को हमने छोटे छोटे निर्मितियों जो राजाओं बादशाहों के जो निर्मितियां हैं, छोटी छोटी चीजों के विषय पे भी हमारी इतिहास की पुस्तकों में बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई है। लेकिन ऐसा क्यों है कि राजा भोज लगभग नदारद हैं इतनी बड़ी निर्मिति हमारे सामने होने के बाद भी? इस दृष्टिकोण से मैं एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपके समक्ष उठाता हूं। मैं इतिहासकार तो नहीं, लेकिन साहित्यकार अवश्य हूं और साहित्यकार होने के कारण मेरी यह जिम्मेदारी हो जाती है कि मैं यह बताऊं कि वर्तमान को अतीत से क्या लेना चाहिए
और वर्तमान को क्या जानना चाहिए। इतिहासकार तो एक एकेडमिक व्यक्ति होता है, वो पत्थरों को पढ़ता है, वो शिलालेखों को पढ़ता है और वो बता देता है कि उस दौर में क्या था। लेकिन हम साहित्यकारों की जिम्मेदारी यहां बढ़ जाती है और हम उस नीरसता को काटकर कुछ सरसता से, कुछ कथाक्रम से, कुछ उपन्यासों से, कुछ कविताओं से कम लोगों के बीच उस बात को बहुत प्रबलता के साथ रखें कि कितना सुंदर दौर हम पीछे छोड़ करके चले आए हैं। शायद इसीलिए मैंने अश्वत्थामा को अपने कथानक में लिया और मैं अश्वत्थामा का शुक्रगुजार हूं कि जिन्होंने मेरा परिचय राजा भोज से कराया। अन्यथा एनसीईआरटी की पुस्तकों को पढ़ते चाटते मुझे अब तक केवल इतना ही पता था कि केवल भारत में मुगल ही महान है, बाकी किसी के बारे में तो विस्तार से 4 पंक्तियां लिखने में हमारे लाल इतिहासकारों की कलम सूख जाती है। तो मित्रों, अंत में मैं अपने विषय के अंत में यही कहना चाहूंगा कि हम सभी को वो जो गढ़ी हुई प्रतिस्थापनाएं हैं उनसे आगे निकलना पड़ेगा। हम सभी को वो जो गिने चुने राम मंदिर के प्रकरण में हमने बहुत से इतिहासकारों की पोल खुलते हुए देखी है। राम मंदिर के प्रकरण में हमने बहुत बारीकी से देखा है कि भारतीय इतिहासकार किस तरीके से समाज के विखंडकों के साथ खड़े हैं और उन्हें भारतीय विरासतों से कितना लगाव है। तो ऐसे इतिहासकारों से कन्नी काटने का सही समय आ गया है। इतिहास को ऐसे इतिहासकारों की निगाह से देखने की बजाय पर्यटक की दृष्टि से ही देखिए, लेकिन देखिए जरूर। इतिहास को ऐसे इतिहासकारों की दृष्टि से देखने की बजाय सड़क पे जो 4 रुपए और 5 रुपए की जो पुस्तक मिलती है जिसमें उस क्षेत्र का इतिहास लिखा होता है, जो कोई स्थानीय लेखक लिखता है इधर उधर से इकट्ठा करके, उसको ही पढ़िए, उससे ही लीजिए। लेकिन ऐसे लोग जो हमारी सामाजिक दरारों को चौड़ा करने में लगे हैं और उनको सब नजर आता है, राजा भोज नजर नहीं आते, ऐसे लोग हमारे देश के इतिहासकार कहलाने के लायक ही नहीं है। तो केवल इतिहासकारों को बदलने की जरूरत नहीं है, इतिहासकारों की पूरी परिपाटी को बदल देने की आवश्यकता है। इस मंच से मैं यह आह्वान आप लोगों के समक्ष करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।